Hello everyone, I'm Sakshi Kaushik, the founder of Mind Review. So I welcome you all to this video, and if you are new to the channel, do subscribe the channel and hit the bell icon for videos on psychology and mental health. तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है. अगर आप साइकोलॉजी में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए. Because in today's video, I am going to talk about something that everybody needs to know about psychology. जो कि है कि साइकोलॉजी क्या होता है एंड साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो. तो हम सब लोग साइकोलॉजी का नाम तो जानते हैं, बट हाउ मच डू वी नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली साइकोलॉजी इज. तो लेट अस अंडरस्टैंड विद इट्स डेफिनेशन. ठीक है, तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. ये एक बड़ी ही क्लासिक डेफिनेशन है साइकोलॉजी की जो आप सबको पता होनी चाहिए. ठीक है, दैट इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ योर बिहेवियर एंड योर मेंटल प्रोसेसेस. अब इसमें बिहेवियर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है. ये जो हमारा बिहेवियर है, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्शंस, ऑल द रिएक्शंस दैट कैन बी सीन. ठीक है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने मुझे कैमरे पे देखा, राइट? तो आप मुझे बोलते हुए देख पा रहे थे, आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को देख पा रहे थे, मैं हैंड्स की क्या मूवमेंट कर रही हूँ आप वो सब देख पा रहे थे. तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, बिहेवियर, यानी कि ओवर्ट एक्शंस जो कि हम इजीली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. और हमारे मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? मेंटल प्रोसेसेस आर दोज थिंग्स विच आर हिडन. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोवर्ट. अब मेरे मन में क्या चल रहा था जब मैं उस वक्त उस वीडियो में बोल रही थी वो आप नहीं देख सकते, राइट? यू कैन ओनली सी माई फेशियल एक्सप्रेशंस, यू कैन सी माई हैंड मूवमेंट्स, बट यू कुड नॉट सी वॉट इज़ गोइंग ऑन इन साइड माई माइंड. ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके मेंटल प्रोसेसेस. तो साइकोलॉजी दो चीज़ों को पढ़ने के लिए अटेम्प्ट करता है. एक है आपका बिहेवियर यानी कि ओवर्ट एक्शंस जो कि विजिबल है आउटसाइड से. ठीक है, और दूसरे हैं मेंटल प्रोसेसेस जो कि है कोवर्ट एक्शंस जो कि हिडन चीज़ें होती है जो हमें इजीली दिखती नहीं है. ठीक है, द इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर माइंड. फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग हो गया, फीलिंग हो गया, कोई चीज़ रिमेंबर कर रहे हैं हम, तो वो भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस का पार्ट हो जाता है. तो दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, और इससे काफ़ी इजीली क्लियर हो जाता है कि साइकोलॉजी का डिसिप्लिन क्या पढ़ने की कोशिश करता है, किन फील्ड्स में वो रिसर्च करने की कोशिश करता है. एंड द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज़ साइंटिफिक. ठीक है, साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, जो भी थ्योरीज पढ़ते हैं इस डिसिप्लिन में, वो सारी टेस्ट हुई हुई हैं. उन सब के जो है एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं काफ़ी बारी. रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है चीज़ों को, एंड ओनली आफ्टर दैट दे रीच टू सर्टन कंक्लूजन्स जिससे हमारी थ्योरी बन के आ जाती है, राइट? तो ये हो गया साइकोलॉजी का एक बेसिक डेफिनेशन दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब ज़रा आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ द टाइमलाइन ऑफ द स्कूल्स ऑफ थॉट. हमारी जो साइकोलॉजी है इसमें काफ़ी सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं. तो जो इनिशियल स्कूल्स ऑफ थॉट थे ये उसकी एक छोटी सी टाइमलाइन है आपके सामने. ठीक है, सबसे पहले शुरुआत हुई थी स्ट्रक्चरलिज्म से. फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट पे जिसको हम बोलते हैं फंक्शनलिज्म. फिर आया थर्ड स्कूल ऑफ थॉट, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी. फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था, दैट इज़ साइको एनालिसिस. एंड फिफ्थ स्कूल ऑफ थॉट जो कि है बिहेवियरिज्म. तो जब तक ये इंडिविजुअल स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे थे, जब तक सारे साइकोलॉजिस्ट एक ही स्कूल ऑफ थॉट पे फोकस करते थे. यानी कि जब स्ट्रक्चरलिज्म आया तो सब स्ट्रक्चरलिज्म के पीछे रहे, जब फंक्शनलिज्म आ गया तो सब फंक्शनलिज्म को फॉलो करने लगे, जब जेस्टाल्ट साइकोलॉजी आया तो सारे लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करने लगे. ठीक है, सिमिलरली साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के साथ हुआ. बट आज की डेट में हम क्या करते हैं, इन 21st सेंचुरी जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और जो साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे मेक यूज़ ऑफ ऑल ऑफ दीज स्कूल्स ऑफ थॉट. वो सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट के पीछे नहीं रहते, वो सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो नहीं करते, रैदर दे फॉलो ऑल द स्कूल ऑफ थॉट्स. सारे स्कूल ऑफ थॉट्स से वो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस उठा के लेके आते हैं
जो कि एक इंडिविजुअल के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, देयरफॉर हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम फटाफट इन सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को भी एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट था स्ट्रक्चरलिज्म। नाउ दिस स्ट्रक्चरलिज्म was brought by Wilhelm Wundt, right? And Wilhelm Wundt is also considered as the father of psychology. So this is a very important, competitive exam question also that I'm giving you. ये काफ़ी बार MCQs में आ जाता है that who is the father of psychology. So it is Wilhelm Wundt who is considered as the father of psychology. Now why is he considered as the father of psychology? Because वो Wilhelm Wundt थे जिन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी थी लिएप्जिग जर्मनी में इन द ईयर ऑफ 1987। और साइकोलॉजी की लेबोरेटरी इस्टेब्लिश होना मतलब साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। सो देयरफॉर विल्हेल्म वुंड इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब स्ट्रक्चरलिज्म में फोकस किस चीज़ पे था? द फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वॉज ऑन ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। Now what is the meaning of objective introspection? Objective introspection का मतलब ये होता था कि हम अपने खुद के थॉट्स एग्जामिन कर रहे हैं, हम अपने खुद के जो थॉट्स और मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको मेजर कर रहे हैं, राइट? तो बेसिकली हम हर एक चीज़ से डील कर रहे हैं विदाउट एडिंग बायसेस टू इट। तो अगर कोई रिसर्चर कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो जो उस रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हीं को बोला जाएगा कि आप अपने खुद के थॉट्स फीलिंग्स को मेजर करके हमें बताओ, ताकि रिसर्चर के पर्सनल बायसेस उसमें ना आए, ठीक है। रिसर्चर के पर्सनल फीलिंग्स का इन्फ्लुएंस, पर्सनल इंटरप्रिटेशंस का इन्फ्लुएंस उसमें ना आए और पार्टिसिपेंट को एक्चुअली कैसा फील हो रहा है वही रिजल्ट में रिकॉर्ड हो। सो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली वांटेड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। जो हमारा माइंड है वो क्या क्या कंपोनेंट से बना हुआ है, उसका क्या काम है, वो पढ़ना चाह रहा था स्ट्रक्चरलिज्म। नाउ विल्हेल्म वुंड के स्टूडेंट थे टिचनर। एडवर्ड टिचनर वॉज द स्टूडेंट ऑफ विल्हेल्म वुंड एंड इट वॉज टिचनर who took the idea of Wilhelm Wundt, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन का आइडिया है वो विल्हेल्म वुंड का था और टिचनर जो उनके स्टूडेंट थे वो इस आइडिया को अमेरिका में लेके गए एंड वहाँ पे उन्होंने अपना एक खुद का स्कूल ऑफ थॉट बना दिया जिसको उन्होंने नाम दिया था स्ट्रक्चरलिज्म, राइट। तो ऐसे करके शुरुआत हुई और एक स्कूल ऑफ थॉट इस्टेब्लिश हुआ साइकोलॉजी में जिसका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म, जिस पे पूरा फोकस था ऑन स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट। अब ये जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है ये काफ़ी डिफरेंट है फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट से। इसको हम बोलते हैं फंक्शनलिज्म एंड इस स्कूल ऑफ थॉट को लेके आने वाले साइकोलॉजिस्ट का नाम है विलियम जेम्स। नाउ विलियम जेम्स को लगा कि माइंड का स्ट्रक्चर पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, राइट। सो व्हाट ही थॉट वाज दैट वी शुड स्टडी द फंक्शन ऑफ माइंड, ठीक है, ताकि हमें ये पता लग सके कि हाउ आवर माइंड इज़ अलाउिंग अस टू अडेप्ट टू आवर एवरीडे चेंजेस, ठीक है। हमें कैसे हमारा माइंड अलाउ कर रहा है कि हम कोई काम करें, हम कोई गेम खेलें, या फिर हम अगर आप अभी ये प्रेजेंटेशन वीडियो सुन रहे हो तो आपका माइंड कैसे अलाउ कर रहा है आपको या कैसे फंक्शन कर रहा है, enabling you to understand what I am speaking at the moment and also process all the information in your mind. तो विलियम जेम्स का ये कहना था दैट वी विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, रादर हमें पढ़ना चाहिए कि माइंड कैसे फंक्शन करता है रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में वो लोगों को कैसे हेल्प करता है अपने सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करने में, अपना काम करने में, कोई भी बिहेवियर करने में, अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके साथ इंटरैक्ट करने में। So this was the main goal of functionalism which was brought forth by William James, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस अगर आपको जानना है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में, तो स्ट्रक्चरलिज्म was focusing on studying the structure of mind, functionalism focused on studying the function of mind, ठीक है। आई होप ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्कूल ऑफ थॉट। हमारा जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है वो है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है।
एंड जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके जो पायोनियर्स हैं दे आर मैक्स वर्थियमर, कोहलर एंड कोफका. These three people are the pioneers of Gestalt psychology, right? इनका नाम याद रखना ज़रूरी है. एंड देर इज़ अ टैग लाइन जो हमेशा जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के साथ आती है, जिसको अगर आप याद रखोगे तो आपको इस स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा. अब ये टैग लाइन है, द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. अब ऐसे सुनने में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे दैट व्हाट डज इट मीन द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट, राइट? इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. यहाँ पे स्क्रीन में टूवर्ड्स द राइट साइड आप एक मोबाइल फ़ोन देख पा रहे होंगे, राइट? अभी ये मोबाइल फ़ोन होल है, यानी कि इस मोबाइल फ़ोन के जितने भी पार्ट्स हैं, सिम कार्ड हो गया, स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है. सो दिस मोबाइल फ़ोन राइट नाउ इज़ अ होल. बट अगर, ठीक है, अगर कोई मेरे मन में ऐसी चीज़ आए या फिर कोई शैतान बच्चा आ जाए और वो सोचे कि इस मोबाइल फ़ोन का ऑपरेशन कर देना चाहिए मुझे, राइट? और वो आके इस मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल हर पार्ट अलग अलग कर दे, बैक कवर अलग कर दे, बैटरी अलग निकाल के रख दे, कैमरा भी किसी तरह से इस मोबाइल फ़ोन से अलग कर दे, स्क्रीन को हटा दे, उसका सिम कार्ड हटा दे एंड इस मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल अलग अलग पीसेज में डिवाइड कर दे. नाउ दिस मोबाइल फ़ोन इज़ नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज़ टू अस, है ना? शुरुआत में जो हमारे पास कंप्लीट मोबाइल फ़ोन था वो था हमारा होल, और अब जो हमारे पास इस मोबाइल फ़ोन के सिर्फ कुछ पार्ट्स रह गए हैं जो अलग अलग हैं और कंबाइंड नहीं हैं आपस में, अब वो पार्ट्स रह गए हमारे पास. तो वो जो पार्ट्स हैं हमारे पास मोबाइल फ़ोन के, दे आर ऑफ नो यूज़ टू अस, क्योंकि अब वो मोबाइल फ़ोन जो फंक्शन करता था किसी को कॉल करने के लिए या किसी को मैसेज करने के लिए, वो उन पार्ट्स से नहीं हो सकता. वो फंक्शन किसी को कॉल करने का, मैसेज करने का, फ़ोटोज़ क्लिक करने का तभी हो सकता था जब ये मोबाइल फ़ोन अपनी कंप्लीट होल में हो, सारे पार्ट्स इसके आपस में सही से जुड़े हुए हों. सो दिस इज़ वॉट दिस एग्जैक्टली मीन्स, ठीक है? द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. ये होल मोबाइल फ़ोन वॉज मच यूजफुल दैन जस्ट हैविंग इट्स पार्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है, अगर आपको ये लाइन अभी भी समझ नहीं आई तो इसका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं. अब ये वॉच देख रहे होगे आप अपने पास, राइट? अगर इस वॉच में से मैं ये छोटे वाली जो नीडल है, बड़े वाली जो नीडल है वो भी रिमूव कर दूँ, छोटे वाली नीडल भी मैं रिमूव कर दूँ, इसके स्ट्रैप्स को भी मैं अलग कर दूँ और इसके अंदर जो सेल है वो भी रिमूव कर दूँ, और ये सारी चीज़ें हटा के रिमूव करके मैं अपने सामने टेबल पे रख दूँ, ठीक है? तो मेरे पास आइडियली तो वॉच के सारे पार्ट्स हैं, बट विल द वॉच शो मी द टाइम? जिस काम के लिए मैंने ये घड़ी खरीदी थी ताकि मैं टाइम देख सकूं और अपने हाथ में इस घड़ी को बांध सकूं, क्या वो चीज़ अब हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, राइट? क्योंकि मैंने इसके सारे पार्ट्स अलग कर दिए. तो इसीलिए जब ये सारे पार्ट्स एक साथ जुड़े हुए होते और ये एक होल होता तो ये मेरे लिए यूजफुल होता. सो दिस इज़ वॉट जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो सेड कि होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. हमें किसी भी एक्सपीरियंस को उसकी इंटायरिटी में देखना चाहिए रादर दैन सीइंग इट इन बिट्स एंड पीसेस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्कूल ऑफ थॉट. ये टैगलाइन और ये एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे तो आपको जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा. नाउ मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट, जो कि काफ़ी फेमस स्कूल ऑफ थॉट है एंड मे बी आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी होगा. नाउ दिस स्कूल ऑफ थॉट इज साइको एनालिसिस. इस स्कूल ऑफ थॉट को सामने लाने वाले साइकोलॉजिस्ट का नाम है सिगमंड फ्रॉइड. ठीक है, नाउ सिगमंड फ्रॉइड इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस. ठीक है, तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस एंड फादर ऑफ साइकोलॉजी. तो फादर ऑफ साइकोलॉजी थे विल्हेल्म वुंड, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया था, एंड फादर ऑफ साइको एनालिसिस है सिगमंड फ्रॉइड. तो सिगमंड फ्रॉइड का क्या कहना था कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर में. ठीक है, क्यों रोल प्ले करता है? बिकॉज हमारे मन में जितनी भी थ्रेटनिंग अर्जेस आती हैं, राइट, या जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हमारे मन में आते हैं जो कि हम चाहते हैं किसी को पता ना लगे, वो हम रिप्रेस कर देते हैं. रिप्रेस मतलब दबा देते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, और ये सारी थ्रेटनिंग अर्जेस जो हम रिप्रेस करते हैं वो चले जाता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में,
और अनकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें जब चली जाती है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो हमारे एवरीडे बिहेवियर को अफेक्ट करती है, हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं, और हम दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, वो सब अफेक्ट हो जाता है अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अर्जेस रिप्रेस की हुई हैं उन चीज़ों से. सो दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड साइको एनालिसिस. ठीक है, कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही सबसे ज़्यादा गोल्डन कंपोनेंट है हमारे पूरे माइंड का. क्यों? क्योंकि उसी में सारी वो रिप्रेस्ड अर्जेस हैं जो अल्टीमेटली हमारी पर्सनालिटी बना रही हैं, हमारे बिहेवियर्स को अफेक्ट कर रही हैं. राइट, सो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट. तो अगर आप देख रहे हो तो हम कैसे प्रोसीड करें. पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे ध्यान दे रहे थे, फिर हम माइंड के फंक्शन पे ध्यान देने लगे, फिर हम धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देने लगे कि होल इज़ मच ग्रेटर दैन जस्ट द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. फिर हम अपनी पर्सनालिटी पे आ गए कि कैसा हम एवरीडे लाइफ में बिहेव कर रहे हैं. एंड द फिफ्थ स्कूल ऑफ थॉट जो कि है बिहेवियरिज्म. दिस स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरिज्म ये इनिशिएट किया था इवान पी पावलोव एंड जॉन बी वॉटसन ने. इवान पी पावलोव ने दिया था एक कंडीशनिंग जिसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग. जॉन बी वॉटसन ने दिया था एक कंडीशनिंग जिसका नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग अंडर द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ बिहेवियरिज्म. अब बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट काफ़ी ऑपोजिट था साइको एनालिसिस से. साइको एनालिसिस में हम क्या फोकस कर रहे थे, जो भी चीज़ें रिप्रेस हो चुकी है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जिसके बारे में ना हमें पता ना किसी और को पता. राइट, बट बिहेवियरिज्म किस चीज़ पे फोकस करा था, इट फोकस्ड ओनली ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स. तो इफ़ यू रिमेंबर जब हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दो चीज़ों पे बात की थी, ओवर्ट एंड कोवर्ट. तो ओवर्ट वो सारे बिहेवियर्स थे जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं, जैसे कि आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस विजिबल होंगे ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द वीडियो. राइट, तो बिहेवियरिज्म में इवान पी पावलोव एंड जॉन बी वॉटसन का भी यही कहना था दैट अगर हमें साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना है तो वी शुड फोकस ओनली ऑन दोज बिहेवियर्स जो हमें ऑब्जर्वेबल हैं, जो हम आसानी से देख कर जज कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप ये पिक्चर देखो तो आपको इजीली ऑब्जर्वेबल है कि यहाँ पे बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, कोई पानी दे रहा है, राइट, कोई आराम से बैठा हुआ है. सो ऑल ऑफ दिस इज ऑब्जर्वेबल. तो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट में ये डेवलपमेंट्स हो रही थी. सो दीज आर द 5 स्कूल ऑफ थॉट्स जो आपको क्लियरली पता होने चाहिए. ठीक है, ये सिर्फ एक जिस्ट था इन सारे स्कूल ऑफ थॉट्स का. इफ़ यू वांट कि मैं हर एक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में एक इंडिविजुअल डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करें कि ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, साइको एनालिसिस थ्योरी क्या थी, अगर आप चाहते हैं हम वो सारी चीज़ें भी पढ़ें तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो कि आपको वो डिटेल्ड वीडियोस चाहिए. तो मैं हर एक स्कूल ऑफ थॉट की डिटेल्ड वीडियोस भी बना दूंगी. और इवान पी पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग था हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. जॉन बी वॉटसन के जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट्स थे, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे एजुकेशनल वीडियोस चाहिए. नीचे कमेंट करके बताओ इफ़ यू वांट वीडियोस, जो भी टॉपिक आपको चाहिए. शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको लगा कि ये आपका नॉलेज बढ़ा रहा था तो. यू कैन ऑल्सो फॉलो माइंड रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम. ये है हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल @mindreview1. So thank you everyone for watching today's video. Have a good day and bye-bye.